स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि सभी जो एस्पिरेंट्स है यूपीएससी सिविल सर्विसेज के, उन्होंने रिपब्लिक डे परेड जरूर देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी तरफ से आप सभी के लिए सुझाव ये है कि रिपब्लिक डे परेड को जरूर फॉलो करें। मैं कहूंगा रिपब्लिक डे परेड में जो शोकेस किए जाते हैं, आपने देखा होगा अलग अलग स्टेट से अलग अलग स्टेट्स के टैब्लू जो होते हैं शोकेस किए जाते हैं, तो उन्हें थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, बिकॉज दे डू बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। स्पेशली एमसीक्यू के लिए प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से बहुत जरूरी हो जाते हैं। इसके ऊपर आपको एमसीक्यू डायरेक्टली भी बन सकते हैं या फिर किसी एमसीक्यू में ऑप्शन के तौर पे भी उन्हें इंक्लूड किया जा सकता है। तो इस चीज को नोट कर लेना है। अगर आपने देखा नहीं है तो जरूर देखिएगा, जरूर इसको नोट कीजिएगा, इट बिकम्स इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए, इस संदेश के बाद शुरुआत करते हैं हमारी एनसीईआरटी सीरीज की। आप जानते हैं कि हमारी एनसीईआरटी की साइंस की सीरीज चल रही है। बीच में छोटा सा पॉज जरूर लगा था, आई ऑलरेडी अपोलोजाइज फॉर दैट, और उसका रीजन भी मैंने आपको बताया था, मेनली बिकॉज ऑफ वर्कलोड मैनेजमेंट। लेकिन वापस शुरुआत हो चुकी है, और जैसे कि मैं हमेशा बताता हूं कि हमारा फोकस वहां पे किस चीज पे है। फोकस है प्रिडोमिनेंटली ऑन 6th, 7th एंड 8th। 9th और 10th में स्पेसिफिक चीजें हम लोग स्टडी करेंगे, और 11th 12th तो हम लोग बायोलॉजी के ऊपर कंप्लीट फोकस रखेंगे। तो ये हमारी हमारी इस पर्टिकुलर सीरीज में फोकस है। और 6th में हम लोग बात कर रहे थे, 6th की हम लोग एंडिंग पे पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, राइट। लाइक अ टॉर्टोइस वी आर रीचिंग देयर स्लोली। हम लोगों ने शुरुआती 9 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए थे। आज हमारी डिस्कशन होने वाली चैप्टर 10 के ऊपर, और मैं कहूंगा आज का डिस्कशन होने वाला है काफी शॉर्ट। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग इस डिस्कशन को टाइम के पर्सपेक्टिव से मेजर करेंगे तो आप रियलाइज करोगे इसका टाइम कम लगेगा कंपेयर टू अदर्स। दैट इटसेल्फ इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ मेजरमेंट। क्योंकि हम लोग मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, तो मेजरमेंट में एक एस्पेक्ट आपको पता चल गया होगा कि कई सारे लोगों ने कमेंट भी किया। चैप्टर 1 से हम लोगों ने चैप्टर 9 तक जब डिस्कशन की तो कई सारे लोगों ने कमेंट किया, सर कोशिश कीजिएगा कि क्लास को आधे घंटे तक सीमित रखे, आधे घंटे से कम रखे। कई बार हम लोगों ने देखा कि क्लासेस 30-35 मिनट जा चुके हैं, या फिर कई कई बार 40-45 मिनट जा चुके हैं। लेकिन यहां पे आप देखोगे कि इस मेजरमेंट की क्लास में हमें समय काफी कम लगे। इसका मतलब क्या है? समय को हम लोग किस सेंस में मेजर करते हैं? समय को हम लोग मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ सेकेंड्स, इन मिनट्स, इन आवर्स। तो वो एक मेजरमेंट का पैरामीटर हो जाता है। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। लेट्स बिगिन आवर चैप्टर 10 डिस्कशन। शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की। यहां पे हम लोग दो चीजों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। एक है मोशन, और यहां पे हम लोग टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में बात करने वाले हैं, और ये होगा हमारा सेकेंड भाग में डिस्कशन। पहले भाग में हम लोग बात करने वाले हैं मेजरमेंट के बारे में, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। तो सबसे पहले मेजरमेंट क्या होती है? गिनती करना, मेजर करना। ठीक है, अब जैसे टेबल है, जैसे हम लोग कॉमन लिंगो में जब मुझे कुछ मेजर करना होता है तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं बिलांग, राइट। कि अगर मुझे देखना है कि भैया यहां से टेबल कितना है, मैं कहूंगा टेबल 1.5 बिलांग के आसपास है ना, राइट, 1.5 बिलांग के आसपास है। तो हम लोग पहले इस तरह सिंपल मेजरमेंट किया करते थे, या फिर जैसे यहाँ पे आप इस वीडियो में देख रहे हो या फिर इस स्लाइड में देख रहे हो, ये बंदा ये जो गिल्ली डंडा है उससे मेजर कर रहा है। या फिर कई बार मेजरमेंट करने के लिए मेजरिंग थ्रेड्स, मेजरिंग टेप्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब सबसे पहली चीज हो गई कि मेजर किसी भी चीज को करना क्यों है, या फिर मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सिंपली देखिए, हमारे पास हम मेजर किया कर सकते थे इस बिलांग के हिसाब से कि कितने बिलांग है, राइट। या फिर हम लोग छोटी सी चीज़ें मेजर कर सकते हैं कि भैया अगर कुछ टेबल है, कुछ रूम है, कितना फीट है, कितना, छोटी चीज़ें हम लोग मेजर कर सकते हैं। लेकिन मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी डिस्टेंसेस की? क्योंकि धीरे धीरे हमारा ट्रांसपोर्ट इवॉल्व हुआ। पहले हम लोग बहुत ही छोटे एरिया में रहा करते थे, पहले गाँव में रहा करते थे। धीरे धीरे से बड़ा गांव बना, बड़े गांव से छोटा शहर बना, छोटे शहर से बड़ा शहर बना, मेट्रोपॉलिटन सिटीज बनी। ये सारी चीज़ें क्यों हुई? ये सारी चीज़ें हुई बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जैसे कि आप देख सकते हो, पहले हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ करती थी, पहले तो लोग पैदल चला करते थे। जैसे मेरे पिताजी बताते थे कि उनके उनके स्कूलिंग के टाइम में वहाँ पे ट्रेन्स थी, कुछ ही बसेस चलती थी, राइट। तो एक गांव से दूसरे गांव जाना है तो कई बार पैदल ही चले जाएंगे, जैसे 5-6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, तो वो कहेंगे कुछ नहीं है। आजकल हम लोग
5-6 किलोमीटर चलो तो भैया ना ये ना हो पाएगा, हमसे कह देते हैं ना। लेकिन पुराने ज़माने में वॉकिंग वॉज वन ऑफ द मीन्स। उसके बाद धीरे धीरे से बैलगाड़ी आई, है ना, कार्ट बने, बैलगाड़ी आई, ठीक। फिर उसके बाद लोगों ने जैसे पहिए से साइकिल वगैरह आई, साइकिल से आप धीरे धीरे पहुंचे बस पे, ट्रेन पे, और आजकल तो भैया बहुत ही आसानी से हम लोग कहीं से कहीं पे पहुंच सकते हैं। तो इस ट्रांसपोर्टेशन के रेवोल्यूशन की वजह से, इस पर्टिकुलर क्रांति की वजह से हुआ क्या कि हमें डिस्टेंसेस को मेजर करने की जरूरत पड़ी। यानी कि डिस्टेंस अब मेजर करना है। अब लोग, जैसे हम लोग हमारे देश की बात करें, भारत की बात करें, तो सदर्न मोस्ट पॉइंट में आपको कन्याकुमारी मिलेगा, राइट, कन्याकुमारी मिलेगा। कन्याकुमारी से जैसे जम्मू कश्मीर है ना, तो अंतर कितना है श्रीनगर से जम्मू कश्मीर का, इसको भी मेजर करना है। अब इसको मेजर करने के लिए मुझे एक यूनिट भी चाहिए, है ना। तो अब ये सिर्फ मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनली भी कहीं पे भी आप देख लीजिए यही फिनोमेना हुआ है। क्योंकि जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ट्रेन बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन शुरू हुआ, तो एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो भैया मेजरमेंट तो जरूरी है। तो इसीलिए मेजरमेंट के भी स्टैंडर्ड्स आए, गिनती की भी स्टैंडर्ड्स है। नहीं तो आज भी अगर ये नहीं हुआ होता तो आज भी हम लोग काफी बेसिक लेवल की गिनती किया करते थे। ये एटलीस्ट गिनती हो सकती, जैसे हाइपोथेटिकली अगर ये इस तरह की रेवोल्यूशन नहीं आती तो वी वुड हैव बीन देयर इटसेल्फ अभी भी। लेकिन धीरे धीरे से मेजरमेंट की रेवोल्यूशन। अब मेजरमेंट में रेवोल्यूशन किस तरह की आई, देखिए स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट कैसे आए। अब ये जो मेजरमेंट करना है, इसके लिए हम लोगों ने देखा कि सभी जगह पे एक ही चीजें होनी चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोर्ट का रेवोल्यूशन आया, अब ट्रांसपोर्ट की वजह से क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट की वजह से हम लोग ज्यादा कनेक्टेड हुए। अब ज्यादा कनेक्टेड हुए इसका मतलब है ज्यादा आपका ट्रेड होगा, और ट्रेड करने के लिए आपको क्या चाहिए, ट्रेड करने के लिए आपको स्टैंडर्ड्स की जरूरत पड़ेगी, है ना, स्टैंडर्ड्स की जरूरत पड़ेगी। अब उन स्टैंडर्ड्स को लाने के लिए ही हमारे अलग अलग मेजरिंग यूनिट्स आ गए, मेजरिंग यूनिट्स आ गए। क्यों, क्योंकि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम चाहते थे कि सभी देशों में, जैसे इंडिया, अब इंडिया ट्रेड करेगा ब्रिटेन के साथ, इंडिया ट्रेड करेगा यूएस के साथ, दूसरे देश ट्रेड करेंगे, आपस में मूवमेंट हो रही है। तो इन सभी चीजों के लिए क्या चाहिए, इन सभी चीजों के लिए हमें चाहिए स्टैंडर्ड यूनिट्स। स्टैंडर्ड का मतलब है जो हर जगह पे एक होंगे, और डिस्टेंस की मेजरमेंट के लिए इन्होंने एक स्टैंडर्ड लाया। डिस्टेंस की मेजरमेंट के लिए स्टैंडर्ड लाया मीटर, मीटर का स्टैंडर्ड लेकर आया। देखिए अब इससे पहले क्या हुआ करता था, अगर आप एंशियंट हिस्ट्री से कनेक्ट करोगे या फिर मिडिवल हिस्ट्री से कनेक्ट करोगे, जैसे एंशियंट हिस्ट्री में आपको सुलभ सूत्रास मिलेंगे, मिडिवल हिस्ट्री में आपको अलग अलग मेजरिंग पैरामीटर्स मिलेंगे, जैसे गज। अभी भी जैसे अगर हैदराबाद जाओगे आप, तो हैदराबाद में जो प्रॉपर्टी बिकती है ना, प्रॉपर्टी गज के हिसाब से बिकती है, गज में, है ना। और हमारे यहाँ पे जैसे एकड़ की जब हम लोग बात करते हैं, एकड़ में हम लोग गुंटा कहते हैं, मतलब 40 गुंटा इज इक्वल टू 1 एकड़। हमारे यहाँ पे जैसे कर्नाटक नदन भाग में हम लोग इस तरह की मेजरमेंट में, इस तरह की मेजरमेंट करते हैं। और इसके अलावा अगर हम लोग थोड़ा सा नॉर्थ में चले जाए तो बीघा, नहीं बीघा कहते हैं ना, बीघा कितने बीघा जमीन है, राइट। तो गज हो गया, बीघा हो गया, ये गुंटास हो गया, ये सब क्या थे, ये लोकल लेवल की मेजरमेंट वाली चीज, जैसे मैंने बताया ना बिलांग वाली चीज, राइट। कुछ इस तरह की लोकल टर्मिनोलॉजी लिख ली। लेकिन आज भी इन सभी चीजों को कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने स्टैंडर्डाइज किया इन टर्म्स ऑफ मीटर, मीटर। तो अगर हम लोग बात करें कि भैया एकड़ क्या होता है, एकड़ इज 4096 स्क्वायर मीटर्स, राइट, 4096 स्क्वायर मीटर्स आपका निकलेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे एक एकड़ कितना होता है, मीटर से बता सकते हो। एक हेक्टेयर कितना होता है, एक हेक्टेयर कितना होता है डिस्टेंस में हम बता सकते हैं 10,000 स्क्वायर मीटर्स। इस तरह की सब कुछ मीटर में आ चुका है, डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए मीटर में आया, डिस्टेंस मीटर में, टाइम सेकेंड में। तो इसके लिए हम लोगों ने लाया क्या, इसके लिए लाया where we brought something called as the SI unit, या फिर SI unit system of units called SI unit, ठीक है। SI यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट है। अब सबसे पहले ध्यान रखना है आपको, यहां पे हम लोगों ने कुछ कुछ यूनिट्स लाए थे, यू डू रिमेंबर यूनिट्स लाए हुए थे। जब मैं यूनिट की बात करता हूं, यूनिट में आप, अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर बुक में SI यूनिट का बात किया गया, तो मैं आपको थोड़ा सा SI यूनिट के बारे में बताऊंगा जरूर। लेकिन इन जनरल जब हम लोग यूनिट की बात करते हैं, यूनिट की बात करते हैं, तो यूनिट की कुछ खासियत होनी चाहिए, और यूनिट को स्टैंडर्डाइज अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, सभी लोग उसको मानना चाहिए। क्योंकि अब मैं कहूंगा भैया नहीं, इंडिया में आओगे 1 मीटर है 200 सेंटीमीटर,
अब कोई बाहर से आएगा बोलेगा नहीं 1 मीटर तो 100 सेंटीमीटर है, तो स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत है। तो यूनिट को सबसे पहले डिफाइन करना होता है। यूनिट क्या होना चाहिए? इट हैज टू बी डिफाइंड। अब डिफिनेशन करने के लिए क्या होनी चाहिए? इंटरनेशनल बॉडीज से एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, डिफाइन करना है। और यूनिट बदलना नहीं चाहिए, यानी कि यूनिट शुड बी इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? यूनिट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट? इंडिपेंडेंट ऑफ, आई वुड से, टाइम इंडिपेंडेंट होना चाहिए, आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, दूसरे जो भी फैक्टर्स है उन फैक्टर से स्वतंत्र होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो दिक्कत क्या होगी? अगर नहीं हुआ तो दिक्कत क्या होगी? जहां पे गर्मी है तो वहां पे 1 मीटर ज्यादा हो जाएगा, जहां पे ठंड है 1 मीटर छोटा हो जाएगा। क्योंकि गर्मी ठंड में आपको हम लोगों ने देखा था कॉन्सेप्ट थोड़े डिस्कशंस पहले, थोड़े क्लासेस पहले, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का। तो यूनिट जो हम लोग डिफाइन करेंगे वो इन सभी चीजों से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इसके अलावा यूनिट का एक और एस्पेक्ट होता है इजी टू डिफाइन या फिर इजी टू रेप्लिकेट। जैसे इजी होना चाहिए और इसकी रिलायबिलिटी होनी चाहिए। रिलायबिलिटी मतलब मैं इसको रिपीट कर पाऊंगा कहीं पे भी आसानी से, आई कैन रिपीट इट एनीवेयर वेरी इजीली। तो इसीलिए हम लोगों ने स्टैंडर्डाइजेशन लाई यूनिट्स की। तो यहां पे क्योंकि डिस्टेंसेस की हम लोग बात कर रहे थे, तो डिस्टेंसेस में वी डू हैव मीटर। 1 मीटर क्या होता है? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको ध्यान देना, यहां पे डिफाइन किया गया 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो ये डेफिनेशन आ गई। ठीक है, अब 1 किलोमीटर क्या हुए? 1000 मीटर। तो इस तरह की हम लोगों ने डेफिनेशन दे दी। अब डेफिनेशन दी किसने? डेफिनेशन दी एसआई ने। एसआई, अभी जो एसआई सिस्टम है इसको लाया किसने? आपको ध्यान देना है, इंटरनेशनल सिस्टम, जिसको हम लोग मेट्रिक सिस्टम या फिर एसआई सिस्टम भी कहते हैं, इसको सेटअप किया अ बॉडी कॉल्ड एज जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स। ठीक है, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन GCWM, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स। अब ये जो कॉन्फ्रेंस है बहुत पुरानी है, राइट? 1800s की 1875 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, और इन्होंने डिफाइन कर दिया मीटर को कि भैया हर जगह यही रहेगा। ना सिर्फ मीटर, बट जो भी एसआई सिस्टम में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्टैंडर्ड मेट्रिक सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं, और एसआई सिस्टम में केवल आपको ध्यान देना है 7 आपको फंडामेंटल यूनिट्स मिलेंगे। ये जो 7 है इन्हें फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। ये नोट करना है, इन्हें 7 फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। 7 फंडामेंटल यूनिट्स। वजन किलोग्राम फंडामेंटल यूनिट, मीटर फंडामेंटल यूनिट की 1 मीटर लेंथ का मीटर इस्तेमाल करेंगे। सेकेंड्स, केल्विन टेम्परेचर के लिए, सेकेंड टाइम के लिए, एम्पियर करंट के लिए, कैंडेला इंटेंसिटी के लिए, मोल केमिस्ट्री में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एक मोल सब्सटेंस के लिए, एक मोल जो भी सब्सटेंस होता है कितना होता है करके उसके लिए। ठीक है, तो ये फंडामेंटल यूनिट्स हो गए। लेकिन इन फंडामेंटल यूनिट्स का इस्तेमाल करके हम लोगों ने कुछ यूनिट्स को डिराइव भी किया हुआ। डिराइव्ड, अब डिराइव्ड क्या होते हैं? डिराइव्ड मतलब जैसे आपका न्यूटन हो गया, अब न्यूटन इज अ डिराइव्ड, और ध्यान रखना है न्यूटन इज एक्सेप्टेड इन द एसआई सिस्टम। ठीक है, यही अंतर है आपकी दूसरे सिस्टम में। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे, आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि अलग अलग सिस्टम्स हैं। कहीं पे सेंटीमीटर ग्राम सेकंड इस्तेमाल किया जाता है, कहीं पे फुट पाउंड सेकंड। अब ये आपने देखा होगा प्रिडोमिनेंटली यूएस सिस्टम, यूएस में इस्तेमाल किया जाता है ना? यूएसए में आपने देखा होगा फुट पाउंड वो लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग एसआई यूनिट इस्तेमाल जरूर करते हैं। इसके अलावा जो एमकेएस सिस्टम है, मीटर किलोग्राम सेकेंड, इसमें और एसआई सिस्टम में अंतर यही है कि एमकेएस सिस्टम में देयर आर नो डिराइव्ड यूनिट्स, कोई डिराइव्ड यूनिट्स नहीं होते। लेकिन एसआई सिस्टम में हम लोगों ने डिराइव्ड यूनिट्स का भी एक्सेप्टेंस किया। डिराइव्ड यूनिट्स मतलब अब एनर्जी के लिए हम लोगों ने न्यूटन दे दिया, पावर के लिए वॉट डिफाइन कर दिया, प्रेशर के लिए पास्कल डिफाइन कर दिया, है ना? तो इस तरह की चीजें हम लोगों ने डिराइव्ड यूनिट्स भी डिफाइन कर दी हुई। तो ये ध्यान रखना है, एसआई यूनिट में वी हैव डिफाइंड सम फंडामेंटल प्लस देयर आर डिराइव्ड आल्सो। इसको नोट करना है क्योंकि कई बार सिंपल सवाल बन सकते हैं कि एसआई यूनिट और दूसरी यूनिट्स में अंतर क्या है। ठीक है, नोट दिस। ठीक है, राइट। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, मेजरमेंट हम लोग मेजरमेंट किस तरह से करते हैं? एसआई सिस्टम से करते हैं। एसआई आया है, काफी पुराना सिस्टम है, और यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस है, यहाँ पे सभी सरकारों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं।
और डिफाइन जरूर करते हैं। तो आगे चल के अगर कोई यूनिट इंक्लूड करना है तो इस कॉन्फ्रेंस में मीटिंग होगी, यूनानिमसली कर सकते हैं। अभी तो कुछ हुआ नहीं है, 7 फंडामेंटल प्लस डिराइव्ड यूनिट्स आर देयर। क्लियर? तो मेजरमेंट सिस्टम है ये। सेकेंड भाग है इस पर्टिकुलर चैप्टर का मोशन के बारे में। मोशन के बारे में, मोशन मतलब बेसिकली मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह या फिर किसी फिक्स्ड पॉइंट के रेफरेंस से मूवमेंट करना, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट। तो इस बुक में 3 तरह की मोशन का उल्लेख किया गया, 3 टाइप्स ऑफ मोशंस। सबसे पहला है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, अब रेक्टिलिनियर मतलब एक लाइन में, क्योंकि आपको ध्यान रखना है एक लाइन में, लीनियर, रेक्टिलिनियर मोशन इन वन लाइन। अब यहां पे आपको इस मोशन को डिफाइन करने के लिए केवल केवल एक एक्सिस की जरूरत है, जैसे एक्स एक्सिस। फॉर एग्जांपल रेक्टिलिनियर मोशन में अगर कोई मूव कर रहा है यहां पे एक्स एक्सिस, एक ही एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, ओनली वन एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। जैसे अब मैंने ये पेन है, इस पेन को नीचे फेंक दिया तो केवल एक एक्सिस में, वाई एक्सिस में वो गिर रहा है। तो वाई एक्सिस की अगर मेरे पास मेजरमेंट रहेगी, कहां से कहां पे मूव हुआ है, कितने टाइम में मूव हुआ है, मैं सारे पैरामीटर्स डिफाइन कर सकता हूं। तो रेक्टिलिनियर मोशन कुछ इस तरह से स्ट्रेट, ठीक है। स्ट्रेट जैसे यहां पे एग्जांपल दिया हुआ है, कोई कार मूव कर रही है, अब कार मूव कर रही है इस दिशा में, कोई आपका सेना की जो बटालियन जा रही है इस डायरेक्शन में, तो रेक्टिलिनियर मोशन, लीनियर मोशन इन वन डायरेक्शन, इन वन एक्सिस, एक एक्सिस के पैरामीटर से मैं डिफाइन कर सकता हूं, ठीक है, रेक्टिलिनियर। इसके अलावा एक और मोशन है सर्कुलर मोशन। अब नाम से ही पता चले सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मतलब क्या है? सर्कुलर मोशन में एक पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट है और इस रेफरेंस पॉइंट के इर्द गिर्द कोई चीज मूवमेंट कर रही है। और सर्कुलर मोशन का एक एक फंडा जरूर रहेगा, पैरामीटर जरूर रहेगा कि भैया आपका जो डिस्टेंस रहेगा सेंटर से, यानी कि आपका जो रेडियस रहेगा, वो रेडियस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये तो बेसिक हमें ज्योमेट्री 101 बता रही है ना। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन मतलब एक रेफरेंस पॉइंट से सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन किस तरह की हो सकती है? या तो एक ही स्पीड पे हो सकती है, यूनिफॉर्म एक ही स्पीड पे मूवमेंट हो रही है, या फिर सर्कुलर मोशन में भी आप एक्सेलरेशन भी कर सकते हो। तो सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज क्वाइट पॉसिबल, ठीक है। जैसे फैन घूम रहा है, अब ऊपर फैन घूम रहा है, फैन घूम रहा है तो भैया क्या है? सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। ये पुरानी वाली चीजें जहां पे हम लोग ये पानी निकालने वाली चीजें करते थे, जैसे बैल घूम रहा है कुछ इस तरह से और आपका पानी निकाल रहा है, राइट। बहुत जगह पे आपने सर्कुलर मोशन देखा होगा, फैन हो गया या फिर इस तरह की जो डायरेक्शन वाली चीजें हो गई, ठीक है, ये चीज। इसके अलावा एक और मोशन का डेफिनेशन दिया गया, पीरियोडिक मोशन। इस पर्टिकुलर एनसीईआरटी के चैप्टर में पीरियोडिक मोशन। अब पीरियोडिक मोशन क्या है? एक पर्टिकुलर पॉइंट के रेफरेंस में फिक्स्ड इंटरवल में वो पीरियोडिकली मूव हो रहा है, पीरियोडिकली मूव हो रहा है। जैसे कि आपका पेंडुलम, अब ये घड़ी में है पेंडुलम, अब पेंडुलम मूव होगा भैया कुछ इस तरह से मूव होगा कंटिन्यूस। या फिर आपका जो घंटी बज रहा है, घंटी यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, या फिर आपका जो झूला है, झूला भी पीरियोडिक मोशन है, ठीक है, पीरियोडिक मोशन है, राइट। अब सवाल ये उठता है, पीरियोडिक मोशन और सर्कुलर मोशन में अंतर क्या है? कोई अंतर है क्या? ठीक है, कैन पीरियोडिक मोशन बी सर्कुलर मोशन? यस। देखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैन बी कंसिडर्ड एज पीरियोडिक मोशन ऑल्सो, क्योंकि एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट, जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ और मोशंस के बारे में डिस्कस करना जरूरी है यहाँ पे। जैसे सर्कुलर मोशन में आपको बता रहा था, अब सर्कुलर मोशन में मैंने आपको बताया एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट से घूम रहा है। अगर यूनिफॉर्म मोशन चल रही है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के रेफरेंस से, देखिए अगर मैं इस पॉइंट को मूव करा रहा हूं तो ये भी पीरियोडिक मोशन हो जाएगा कि एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा रहा है। अगर ये यूनिफॉर्म हुआ तो ये भी पीरियोडिक हो सकता है, ठीक है, करेक्ट, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं जब पीरियोडिक की बात करूं, पीरियोडिक में भी आपको जैसे पीरियोडिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यस, या फिर आपका पेंडुलम, मैंने एग्जांपल दिया, पेंडुलम इज एन एग्जांपल कि पेंडुलम घूम रहा है, पेंडुलम मूव हो रहा है, ये एक एग्जांपल। या फिर आपको जैसे हमारा अर्थ है, अब अर्थ चक्कर लगा रहा है, अब हमारी मदर अर्थ चक्कर लगा रही है, यानी कि ये सन है, सन के इर्द गिर्द अर्थ इज मूविंग इन अ पीरियोडिक मोशन,
कि भैया 24 घंटे में ही दिन क्यों होता है, क्योंकि पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है, पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है। अब पीरियोडिक मोशन में जैसे आपने देखा होगा, ये जो पेंडुलम वाला है पीरियोडिक मोशन का ही एक पर्टिकुलर पार्ट हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। इट इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेट क्योंकि ऑसिलेट हो रहा है, ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन। वही अगर ऑसिलेटरी मोशन जो यहाँ पे आपको उदाहरण दिया गया था, यहाँ पे ये उदाहरण दिया गया था म्यूजिक वाला, ये म्यूजिक है, इसको कहते हैं हार्मोनिक ऑसिलेशन, हार्मोनिक ऑसिलेशन यानी कि पीरियोडिक जैसे आपने गिटार बजाया तो गिटार से आवाज क्यों निकली, क्योंकि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट होकर हार्मोनिक आपका साउंड बन रहा है, इसकी वजह से आपको वो आ रहा है। तो इन मोशन से हम लोग दूसरे मोशंस भी डिफाइन कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें एक और मोशन की, हम लोगों ने बात की थी लीनियर मोशन की, है ना, लीनियर मोशन के बारे में बात की थी मैंने, लीनियर मोशन या फिर रेक्टिलीनियर मोशन के बारे में बात की थी। रेक्टिलीनियर मोशन के बारे में बात की। एक और आप देख सकते हो, रेक्टिलीनियर को हम लोग एक और डिवाइड करके कर्वीलीनियर में भी समझ सकते हैं। जैसे रेक्टिलीनियर एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन में, अब कर्वीलीनियर मूव कर रहा है, कर्वी समझ लीजिए कुछ इस तरह से मूव कर रहा है कि रास्ता घूम रहा है, रास्ता घूम रहा है, इसको कहते हैं कर्वीलीनियर, ठीक है। इसको कहते हैं रेक्टिलीनियर, एक ही लाइन में, या तो इस दिशा में तो इस दिशा में, इसको कहते हैं कर्वीलीनियर, कर्व्ड पाथ में। जैसे रास्ता है, एक रास्ता है, रास्ता अगर टर्न मार रहा है तो वो कर्वीलीनियर बन जाएगा। और इन दोनों को मिलाकर आपकी मोशन बन जाती है समथिंग कॉल्ड एज ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, कि एक पॉइंट से दूसरी जगह आप मूवमेंट कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर रहे हो, वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, ट्रांसलेटरी मोशन। इन दोनों को मिलाकर हम लोग कहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको एनसीईआरटी में नहीं दी है, बट बेसिक फिजिक्स 101 से हम लोगों ने ये चीज, इसके अलावा एक और भी है। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे फिजिक्स में वी से पॉइंट ए से पॉइंट बी अगर हम लोग थ्रो करें कोई चीज, इसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, प्रोजेक्टाइल, PROJECTILE, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन आपने देखा होगा कि इसमें सबसे ज्यादा रेंज के लिए सबसे दूर अगर आपको फेंकना है, इट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एन एंगल कॉल्ड sin 2 थीटा। इसीलिए हम लोग हमेशा कहते हैं सबसे दूर मुझे कोई चीज फेंकनी है तो मेरा जो एंगल होना चाहिए, दैट एंगल शुड बी 45 डिग्री। 45 डिग्री होगा मतलब sin 2 थीटा क्या होगा, sin 2 थीटा वुड बी 90, sin 90 वुड बी 1। तो रेंज आपकी मैक्सिमम होना है, रेंज आपको मैक्सिमम चाहिए, तो आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन में एंगल कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। ये हम लोग कहते हैं, ये अगेन बेसिक जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी हुई है उससे। सो आई होप कि आपको एक आइडिया आ चुकी है, क्योंकि इस चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं, पीरियोडिक मोशन, सर्कुलर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन पे ही खत्म कर दिया गया। बट आगे आने वाले क्लासेस में हम लोग और भी इस नॉलेज को बिल्ड करके, इस नॉलेज को यूज करके थोड़ा सा और भी चीज़ों को बिल्ड करेंगे और एडवांस चीज़ों में चलेंगे। बट होपफुली आपको दूसरी चीज़ों की भी आइडिया आ चुकी है, रेक्टिलिनियर मोशन, कर्वीलिनियर मोशन। स्ट्रेट लाइन में रेक्टिलिनियर, अगर रोड टर्न हो रही है इट इज कॉल्ड कर्वीलिनियर। दोनों मिलाकर ट्रांसलेटरी मोशन बन जाती है, ट्रांसलेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, राइट, ट्रांसलेटरी मोशन। इसके अलावा आपकी सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, या फिर इसी रेक्टिलिनियर मोशन प्लस कर्वीलिनियर का एक भाग बन जाएगा आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बहुत सारी अलग अलग टाइप की मोशंस है जो मैंने आपको बताई, ठीक है। सो दिस वाज द बेसिक आइडिया ऑफ द चैप्टर नंबर 10, मोशन और मेजरमेंट, ठीक है। होपफुली आप नोट कर लो किस तरह के सवाल यहाँ पे बन सकते हैं। जैसे सिंपल मोशन बेस्ड सवाल बन सकते हैं, रेक्टिलिनियर का डेफिनेशन क्या है, आपका सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन क्या है, या फिर आपके यूनिट्स के ऊपर SI यूनिट हो गया, SI यूनिट किसका क्या है, इन सभी चीज़ों के ऊपर। सो काफ़ी बेसिक सा ये चैप्टर था, ठीक है, राइट। सो दैट्स द कंक्लूजन ऑफ टुडेज चैप्टर। विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर। अगले चैप्टर में हम लोग थोड़ा सा और भी ज़्यादा फिजिक्स की चीज़ें सीखेंगे। सो टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, always stick to the schedule. Thank you for watching this video. Jai Hind. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।